यह है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से पहले का जापान। चाइना, कोरिया, फिलीपींस, न्यू गिनी, बर्मा, ये सभी कंट्रीज जापान के हिस्से में था, जिसका मतलब आप समझ ही सकते हैं उस टाइम जापानीज एम्पायर कितना बड़ा हुआ करता था। और ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद का जापान। जापान की एक गलती उनके हार का कारण बन गई। अमेरिका में हुई पर्ल हार्बर हमले के बाद से ही जापान समझ गया था कि अब बुरा टाइम आने वाला है। जब जापान के 2 शहर में करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई, तब जापान को मजबूरन हार मानना पड़ा और तभी से जापान का बुरा वक्त शुरू हो गया। जापान की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई थी। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज सभी तबाह हो जाने की वजह से किसी के पास कोई काम नहीं था। ऊपर से खाने की कमी, मतलब कि उस टाइम जापान की हालत बहुत ही खराब था। आसपास के देशों ने भी जापान के ऊपर से अपना मुंह फेर लिया था। उनके वजह से जापान फिर से अपना आर्मी तैयार नहीं कर पाया और इसी कारण कोई सोच भी नहीं सकता था कि जापान इतनी एडवांस हो जाएगा। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था, अगर तुम किसी देश को जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो उस देश में बम बरसाओ। इस बात पे कितनी सच्चाई है वो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि यह 1945 में हुई उस न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान सिर्फ कुछ ही सालों में ऐसा कुछ किया जिससे कि जापान दुनिया की तीसरी सबसे अमीर देश बन गई। अब सवाल यह उठता है कि जापान ने खुद को इतनी जल्दी ग्रो कैसे किया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो अमेरिका जापान को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता था, वही अमेरिका ने जापान को फिर से खड़ा होने में मदद किया। आखिर अमेरिका का मकसद क्या था और जापान ने कभी उन पर हुई न्यूक्लियर अटैक का बदला क्यों नहीं लिया, यही सब आप जान पाएंगे आज की इस वीडियो में। टोटल मीडिया के वीडियोस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिरोशिमा नागासाकी में हुई न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान समझ गया था कि इस जंग में उनका हार तय है। यह 1945 15 अगस्त जापान ने अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के सामने अपना हार स्वीकार करता है और जापान का पूरा कंट्रोल आ जाता है अमेरिका के पास। 6 साल से चल रही इस जंग में जापान के लगभग 30 लाख लोगों की मौत हुई और करीब $56 बिलियन का संपत्ति नष्ट हो जाता है। जब कोई देश जंग में हार जाता है तो उस देश की आम जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। अमेरिका के साथ साथ उसके आसपास के देशों ने भी जापान के बारे में नहीं सोचा था। उनका मकसद था जापान के साथ ऐसा कुछ करना जिससे कि जापान फिर कभी जंग ना कर पाए, जापान को पूरी तरह से कमजोर बना दिया जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद जर्मनी के ऊपर $33 बिलियन का लोन था और ऊपर से पूरी दुनिया मिलकर जर्मनी का अपमान किया था, जिसके चलते जर्मनी इसका बदला लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत किया था। ये सेम घटना जापान के साथ ना हो, इसके बारे में सभी देश सोच में था। जापान की आत्मसमर्पण और फ्यूचर में जापान के साथ क्या किया जाएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई अमेरिकन मिलिट्री लीडर डगलस मैकआर्थर के ऊपर। डगलस की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सभी वॉर क्रिमिनल्स को फांसी दिया जाता है। जापान के आम जनता को ये फैसला करने का हक दिया जाता है कि उनका लीडर कौन बनेगा और जापान की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 में लिखा जाता है कि जापान जंग के लिए कभी भी अपना सेना तैयार नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ जापान की सभी फैक्ट्रीज जिनमें लड़ाई का सामान तैयार किया जाता था, उन सभी को बंद कर दिया गया। ये तो गई जापान के आत्मसमर्पण की प्रक्रिया। दूसरी तरफ जापान की इकोनॉमी पूरी तरह से बिगड़ गई थी। देश का एक्सपोर्ट लगभग ना के बराबर हो रहा था। ईयर 1945 से लेकर 1950 तक जापान का जीडीपी था सिर्फ $10 बिलियन और ये ग्रोथ हर साल नेगेटिव हो रहा था। इस वक्त कोई भी देश जापान की इकोनॉमी के बारे में नहीं सोच रहा था। सभी देश जापान को अपनी बुरी हालत में छोड़ दिया था और तभी अमेरिका जापान को मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। जी हाँ, वही अमेरिका जिन पर खुद जापान ने हमला किया था। अब इसके पीछे अमेरिका का कोई मकसद है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ही अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। रशिया का मकसद था पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को प्रमोट करना और दूसरी तरफ अमेरिका चाहता था कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को डेवलप करना। इसी दौरान अमेरिका देखता है सोवियत यूनियन धीरे धीरे एशिया और पैसिफिक ओशन के कंट्रीज में कम्युनिज्म का विस्तार कर रहा है। चाइना में भी तब तक माओ जेडुंग का कम्युनिस्ट रूल चालू हो गया है और कोरिया में भी। तब अमेरिका देखता है अगर इसी तरह चलता रहा तो पैसिफिक रीजन में ऐसा कोई देश नहीं रहेगा जिनके साथ वो दोस्ती कर सके।
अमेरिका चाहता था एक ऐसा ताकतवर देश जिनके साथ वो दोस्ती कर सके, और तभी अमेरिका का ध्यान जाता है जापान के ऊपर। अमेरिका जापान को इतना एडवांस करना चाहता था कि जापान डेमोक्रेसी का एक बड़ा एग्जाम्पल बने और पैसिफिक रीजन में कम्युनिज्म का जो विस्तार हो रहा है उसे रोक सके। चलिए अब जानते हैं अमेरिका ने कैसे जापान को हेल्प किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जापान के इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा आता था फार्मिंग से, इसीलिए जापान के इकोनॉमी को फिर से ठीक करने के लिए जरूरत थी उनके फार्मिंग सिस्टम को बेहतर बनाना। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम था। उस टाइम के जो अमीर लोग हुआ करते थे सिर्फ उनके पास ही खेती बाड़ी के जमीन थे, और वो लोग अपना जमीन गरीब किसानों को रेंट पर देते थे खेती करने के लिए, जिसके चलते गरीब किसान अपने मर्जी के मुताबिक खेती नहीं कर पाते थे और फसल का उत्पादन भी सीमित हुआ करता था। इसीलिए अमेरिका एक लैंड रिफॉर्म लॉ जारी करते हैं। इसकी मदद से किसानों को वही सब जमीन सेल किया जाता है जिन पर वो पहले रेंट देकर खेती करते थे। इसकी वजह से किसान अपने मर्जी के मुताबिक खेती करना शुरू करते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से बहुत सी आर्थिक सहायता किया जाता है और इसके साथ साथ खेती में ऐड किया जाता है अमेरिकन टेक्नोलॉजी, जिसके चलते सिर्फ कुछ ही सालों में जापान का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत जल्दी ग्रो करना शुरू करता है। लेकिन जापान को डेवलप करने के लिए इतना काफी नहीं था, जरूरत थी इंडस्ट्रीज। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम था। जंग की वजह से बहुत सी फैक्ट्रीज तबाह हो गई थी और बाकी जो फैक्ट्रीज बचे थे उन्हें कंट्रोल करते थे जाइवात्सु नाम का एक फैमिली। ये जाइवात्सु जापान के इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब कुछ कंट्रोल करते थे। इसीलिए अमेरिका और जापान की सरकार मिलकर इस जाइवात्सु सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर देता है। उस वक्त अमेरिका जापान को लगभग $2.2 बिलियन देता है, जिससे कि जापान में नए इंडस्ट्रीज बनाए जा सके। उसके साथ साथ ऐड किया जाता है अमेरिकन टेक्नोलॉजी। लेकिन इन फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्ट्स तैयार होगा इनको बेचने के लिए भी एक मार्केट चाहिए थी, क्योंकि जापान का इकोनॉमी बहुत कमजोर था। इसीलिए अमेरिका अपना मार्केट जापान के लिए खोल देता है और जापानीज प्रोडक्ट्स धीरे धीरे अमेरिका में एंटर करना शुरू करता है, जिस कारण जापान का एक्सपोर्ट दिन ब दिन बढ़ता जाता है। इस वक्त जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिगेरू योशिदा। उन्होंने अमेरिका के साथ एक अच्छा संबंध बनाने के लिए योशिदा डॉक्ट्रिन इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे अमेरिका जापान को पूरी प्रोटेक्शन देता है कि अगर जापान के ऊपर हमला होता है तो वो हमला अमेरिका पर भी हुआ है माना जाएगा। इसीलिए जापान अपने सेना को ताकतवर बनाने की बजाय ध्यान देता है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में। अब अगर इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है तो वहाँ काम करने वाले वर्कर्स को प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत है। इसीलिए जापान के एजुकेशन सिस्टम में इंजीनियरिंग को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जिससे कि क्वालिटी वर्कर्स का संख्या बढ़े। ये वर्कर्स इंडस्ट्री को जल्दी ग्रो करने में मदद करे, इसीलिए इन्हें दिया जाता है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट गारंटी। इसके साथ साथ चालू किया जाता है इंसेंटिव सिस्टम, जिससे वर्कर्स सिर्फ सैलरी ही नहीं ज्यादा काम करके इंसेंटिव भी पा सके। इससे वर्कर्स ज्यादा टाइम तक काम करना शुरू करते हैं और इन सभी की मेहनत की वजह से जापान की इंडस्ट्रीज ग्रो करना शुरू करता है। लेकिन इन इंडस्ट्रीज के ग्रो के पीछे एक और भी कारण था, और वो है उनके प्रोडक्ट्स का क्वालिटी। क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो जापान कभी भी खुद को ग्रो नहीं कर पाता। ईयर 1950 से जापानी स्टील, शिप बिल्डिंग, बाइक्स, कैमरा, टेलीविजन ये सभी फेमस होना शुरू करता है। पूरी दुनिया जापानीज प्रोडक्ट पर यकीन करना शुरू करता है। इसी तरह जापान का एक्सपोर्ट तो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, लेकिन जापान का डोमेस्टिक मार्केट एक्सपेंड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास खर्चा करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं था। इसीलिए ईयर 1960 में जापान की सरकार इनकम डबल नाम का एक स्कीम चालू करते हैं, जिसमें जापान के लोगों के एनुअल इनकम को डबल करने का प्लान किया जाता है। और ये प्लान काफी सक्सेसफुल भी होता है, जिससे जापान का डोमेस्टिक मार्केट भी एक्सपेंड करना शुरू करता है। ईयर 1950 में जापान का इकोनॉमी था सिर्फ $13 बिलियन और ईयर 1970 में सिर्फ 20 ईयर्स में जापान का इकोनॉमी हो जाता है $213 बिलियन, जो जापान को उस वक्त बना दिया था दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश। और ये 1970 से लेकर 1995 तक सिर्फ 25 ईयर्स में जापान का इकोनॉमी हो जाता है $5.5 ट्रिलियन, जो उस वक्त अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन गया था।
इसीलिए जापान के इस चेंज को इकोनॉमिक मिरेकल भी कहा जाता है। आज भी जापान 4.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी लेकर पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लेकिन अब भी एक सवाल रह ही जाता है, क्या सिर्फ अमेरिका की हेल्प की वजह से जापान इतना ग्रो हो पाया था? तो जवाब है नहीं। जापान के लोग शुरू से ही बहुत डिसिप्लिन थे। उनके खुद पर रखी भरोसा और कड़ी मेहनत की वजह से जापान इतना ग्रो हो पाया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।